जिस तरह से आरएसएस हर एक संस्थाओं पर, राजनीति पर, न्यायपालिका पर, हर जगह तक अपने आप को पहुंच चुकी है और उसको अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, फैसला नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं, फैसला आरएसएस। तो और लिखित उन्होंने पहले मांगा गया विधानसभा से, लिखित उनको भेजा गया, उसके बाद वहां से कहा गया कि ठीक है आप पढ़िए। तो उनको लिखित पढ़ना था, उनको ऐसे बोलना नहीं था, तो लिखित जब दिया गया। अच्छा, भाषण क्या प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जो भाषण था उसको पहले से लिख के चेक करवाना था? जी, पहले से लिख करके गया था। 80 के दशक में एक ऐसा दौर आया, 80 और 90 के दशक में, जब SC ST OBC और माइनॉरिटी की संख्या संसद हो या विधानसभा हो, तेज तरार युवा नेता आए। उसी समय मान्यवर कांशीराम साहब का दौर था, सोशल मूवमेंट चल रहा था। लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, श्याम रजक जैसे लोग जो है वो राजनीति में आते हैं और एक बोलबाला है। उसके बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर की नैरेशिंग होती है, वो राजनीति में आते हैं। आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से पकड़ता है। 92 में मंडल कमीशन लागू होता है और उसके बाद आज 2022 है। आज आरएसएस और बीजेपी अपने चरम पर है। ऐसे में कास्ट एट्रोसिटी के मसला हो, आरक्षण का मसला हो, संविधान का मसला हो, वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे खत्म होता हुआ दिख रहा है। आप नया संसद भवन बन रहा है, उस पर अशोक स्तंभ जो लगा है उस पर सवाल है। नौकरियां खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहे हैं। उससे भी बड़ी बात है, जो खासकर इस देश में जो 25 करोड़ आबादी है शेड्यूल कास्ट का, उनके पास जमीन नहीं है। एजुकेशन एक रास्ता था, सरकारी नौकरी एक सहारा था, वो खत्म हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके बच्चों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, नंबर काटे जा रहे हैं और बिजनेस कहा जा रहा है, लेकिन सब कुछ तमाम सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। ऐसे में क्या कोई और श्याम रजक आएंगे? कोई राजनीति में आना चाहे, एजुकेशन में आना चाहे, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहे तो कैसे आएगा? क्या है विकल्प? श्याम रजक साहब हैं, लंबा अनुभव रहा है, बिहार की राजनीति को भी करीब से देखा है, सालों विधानसभा में रहे हैं, मंत्रिमंडल में रहे हैं। क्या हम लोग हड़बड़ी में हैं, सब कुछ खत्म होने का जो कयास लगा रहे हैं वो सही है या अभी भी बचा है? और बचा है तो कैसे बचेगा? और क्या सचमुच डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या लग रहा है सर? वो सारे सवाल मैंने कर दिए जो आप लोग जब आए थे राजनीति में, उस समय क्या माहौल था और आज के माहौल में क्या देखा? देखिए, अंतर मैं एक शब्दों में या एक वाक्य में कह देता हूँ। अंतर ये है कि पहले लोग आते थे कुछ समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करने की ललक थी। अब लोग जो आ रहे हैं उनकी ललक न देश है, न समाज है, न राज्य है। उनकी ललक है कि मेरी व्यक्तिगत या मेरे समूह का कैसे भला हो, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम संपन्न हो, इसकी है। तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आज भी आशावादी हूँ। आज भी ऐसे नौजवान हैं जिनमें करने की ललक है, लेकिन उनको रास्ता सही मिले, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर उनको सही ढंग से रास्ता दिया जाए तो लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत कठिन है। हर पग पर उनको प्रताड़ना है, लेकिन वो प्रताड़ना सहने के भी उनको सामर्थ्य है। लेकिन उस प्रताड़ना के बावजूद उनको अगर सही रास्ता नहीं दिया जाएगा तो लड़ाई कुछ ही दिन में समाप्त होगी, फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर समाप्त होगी। कैसे देख रहे हैं आप अभी का जो दौर मैं देख रहा हूँ? एजुकेशन खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, खुद सवर्ण समाज के युवा इतने बेरोजगार हैं। अभी जो अग्निवीर को लेकर योजना थी, वैसे में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, चाहे पिछड़ा समाज का जो लोग है, जो धर्म के नाम पर वोट कर रहा है, क्या उसके नेताओं को नहीं लग रहा है कि उसका पूरा जनरेशन बर्बाद होने की कगार पर है? जो सवर्ण समाज, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और संसाधन के रूप में मजबूत है, उसके युवाओं को नौकरी नहीं है, तो इन लोगों का क्या होगा? देखिए, हमको तो साफ लगता है 6-7 साल सिर्फ समय बचा है आपके पास। 6-7 साल के बाद आपको कुछ कहने की भी ताकत नहीं रहेगी, न कहने के लिए आपके पास रास्ते रहेंगे, आपके रास्ते सब बंद हो जाएंगे। लेकिन इन 7 सालों में अगर जो लोग नेता लोग हैं, जो लोग नेतृत्व करता लोग हैं, चाहे वो
शेड्यूल कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, इन सबको पहले सोचना होगा कि हमको पास समय अब कम है, 7 साल समय है और 7 सालों में मुझको पार करना है लंबी 7 साल क्यों देख रहे हैं? बिहार के चुनाव, लोकसभा चुनाव 24 में है, 24 में है, 2029 के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरा अपना आकलन है, मेरा ये मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन 2029 के बाद जिस तरह से आरएसएस हर एक संस्थाओं पर, राजनीति पर, न्यायपालिका पर हर जगह तक अपने आप को पहुंच चुकी है और उसको अपने कब्जे में कर लिया है। कब्जे में इसलिए किया है कि उनके जो विचार हैं, मनुवाद, उनके विचार हैं जो पुरोहितवाद, उनके विचार हैं जो आम लोगों के ऊपर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको हावी होने का। नहीं, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ये काम तो खुद से होगा नहीं। जो मान लिया आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है, धर्म के नाम पर वो वोट लेती है, लेकिन जिन लोगों को नुकसान है, जिनका आरक्षण खत्म हो रहा है, जिनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा विक्टिम है शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का नंबर आता है, उसके बाद पिछड़े का नंबर आता है। तो उनका जो पढ़ा लिखा तबके से, मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, मैं पत्रकार हूं, तो मैं उनकी हक अधिकार की बात कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या उसे नहीं लग रहा है कि ये सोशल जस्टिस और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकजुटता हो, आरक्षण बचे, सरकारी कंपनियां बचे, ये मुद्दा हो राजनीति में, या वो भी उनको लगता है कि नहीं हिंदू बन के ही वोट लिया जाएगा? 2 तरह का है। एक तो है कि हमको संघर्ष करना है, एक है कि समर्पण करना है, और ज्यादातर लोग समर्पण कर चुके हैं और समर्पण कर चुके हैं। तो उसके बाद आरएसएस जो है वो जिस तरह से बढ़ रही है, उस समर्पणकारी जो हमारी ताकतें हैं, वो समर्पण करके उनके एजेंडा में वो पहल नहीं कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके एजेंडा को पूरा गुना बाधा के उसको आगे जाने देने का काम कर रहा है। ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ना कि आज की पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहते हुए मैं इस बात की बड़े ही दम के साथ कर रहा हूँ कि आज की राजनीतिक पार्टी जो है वो सड़कों पर नहीं जा रही है। और मैं तो अपने पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग में भी मैं ये बात को बार बार कहता हूँ कि सड़कों पर जाना होगा, क्योंकि सड़कों पर, पगडंडियों पर, झोपड़ी में अगर वो नहीं जाएंगे, आरएसएस के लोग वहां पहुंच चुके हैं और वो अपने विचारों से उनको प्रभावित कर रहे हैं, और उनके सामने भूख और समस्या नहीं है, क्योंकि भूख उनको से ज्यादा धर्म का भूख है बढ़ा दिया है। जो अनाज का भूख है, पेट का भूख है, शिक्षा का भूख है, उससे ज्यादा उनको लगता है कि धर्म का भूख उनको ज्यादा बढ़ा दिया। एक कल हम लोग बात कर रहे थे सक्षम नेतृत्व की, क्या लग रहा है ट्राइबल हो, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आपकी पार्टी में एक जैसे एक साधारण महिला हैं जिनको विधान परिषद भेजा गया है, बीजेपी हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पिछड़े जाति के भी ऐसे लोग उठा लिए जाते हैं बीजेपी में, ऐसे भरे केशव प्रसाद मौर्य जो समाज की बात ना करे, जो बड़े नजरिए से, जिसका बड़ा नजरिया ना, ऐसे लोगों को सिंबॉलिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कोई भी पार्टी हो। ये आज की बात नहीं, ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। देश की आजादी के बाद से अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 सालों से आप अगर उठा करके देखेंगे तो राजनीतिक पार्टी के जो नेतृत्व करता रहे हैं उनकी यही दृष्टि रही है कि हम अपने आप को बड़ा नेता साबित होते रहे, किसी एक को उठा करके और उसकी प्रशंसा करने का काम करें। आप देख लीजिए, कांग्रेस में भी पहले ट्यूमन अलबैठा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन निर्णायक भूमिका में नहीं रखा जाता था। हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड को, जो बड़ी शक्तियां को छोड़ के, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं लेकिन फैसला फडणवीस कर रहे हैं, वही हर एक जगह है। यहाँ नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, फैसला नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं, फैसला आरएसएस। तो जनता कैसे पहचाने कि ये हमारा ताकतवर नेता है कम्युनिटी को, क्योंकि आपके पास तो टीवी अखबार भी नहीं कि आप जनता को कैसे आप बताएं, कैसे जनता जाने कि कौन हमारा ताकतवर, मजबूत और समाज के लिए चिंतित। क्योंकि बाबा साहब के पैरेलल भी ऐसे लोग खड़े किए गए उस समय भी, लेकिन बाबा साहब की अपनी स्थिति, उन पर भरोसा था पूरे देश को, समाज की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है। उस समय इतनी संचार तंत्र नहीं थी, आज संचार तंत्र
बहुत बढ़े हुए हैं और संचार तंत्रों पर कब्जा है इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का। आप चाह करके भी आप बाबा साहेब की तरह काम करने के लिए सक्षम नहीं है। हाँ, अगर हमारे मन में ये हो जाए कि हम पे कोई भी बाधा होगा लेकिन हम सड़कों पर जाएंगे, उन झोपड़ियों में जाएंगे, हम तात्कालिक नहीं बल्कि लंबी लड़ाई कर करके हम उन झोपड़ियों में जा करके उनके साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, उनके घरों में जा करके रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे। रोटी बेटी का संबंध का मतलब सिर्फ शादी विवाह ही नहीं, रोटी बेटी का संबंध है कि उनके साथ रोटी भी खाएंगे, उनकी बेटी को अपनी बेटी, उनकी पत्नी को अपनी भाभी, उनकी माँ को अपना माँ, एक परिवार का सदस्य के रूप में जब तक उस झोपड़ी में नहीं पहुंच करके बात करेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। नक्सल मूवमेंट बिहार में एक समय बहुत तेज हुआ था। हालांकि भारत भर में एक जो नक्सल जो आपका एरिया उसमें हुआ था, बिहार में हुआ था, बंगाल था, उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। लेकिन क्या था, जो नक्सल मूवमेंट के लोग थे वो उन गरीबों के झोपड़ियों तक पहुंचते थे और पहुंच करके उनको अपने साथ आत्मसात करने का काम करते थे। यही कारण था कि जो शक्तियां थी शासन तंत्र वो उन तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि जागृति उन लोगों तक झोपड़ियों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन नक्सलवादी ने फिर वही बात किया जो दूसरे दल के लोग कर रहे थे या दूसरे संस्थाएं के लोग कर रहे थे, वो भी व्यक्तिगत समूह के लाभ के लिए वो भी उसी तरह शोषण और दोहन करने लगे, जिसके कारण उनकी जो गिरावट आई आज वो हाशिए पर है। वही बात मैं कह रहा हूँ, आज आपको उनके घरों तक पहुंचना होगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के नेता हो, चाहे वो बैकवर्ड के नेता हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां जो चाहती है कि हम आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी युद्ध और बड़ी, आरएसएस वहां पहुंच गया है, आरएसएस हर एक जगह पहुंच चुकी है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप कैसे देगा? आपने नीतीश जी को भी के साथ काम किया है, लालू जी के साथ भी काम किया है, शरद यादव के साथ भी काम किया है, सबको परेशानते हैं। इन लोग का दौर खत्म हो गया और ये लोग जैसे सोचते थे, जो चाहते थे, जो इनकी नई जनरेशन है, नया लीडरशिप है, वो उसमें और उनमें लोगों में क्या अंतर ये है कि जो वो लोग थे वो कहते थे और करते थे, ये नेतृत्व जो है वो कहता है करता नहीं। वो ये समझता है कि हमने कह दिया और लोग उसको पालन करें, ये नहीं हो सकता, आपको पहले करना होगा। लालू यादव जी उन झोपड़ियों तक जाते थे, नाम से पुकारते थे, उनके साथ रोटी खाते थे, उनका खाना खाए रहते थे, लेकिन वो एक स्वांग रखते थे कि भाई अरे भूख लग लो है, कुछ हो घर में। वो इतना प्रभावित होती थी, उसको लगता था कि मेरा नेता मेरे घर में आके खाना खा रहा है। मीडिया मजाक उड़ाता था, मीडिया मजाक उड़ाया, मीडिया ने तो लालू यादव को हर से मजाक उड़ाया, लेकिन वो जनता जो थी, जो गरीब जनता जिसकी वकालत, जिसकी नेतृत्व लालू यादव जी करते थे, वो जनता उनको मान और सम्मान करती थी और आज भी उसी स्तर तक मान सम्मान करती है। देखिए, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाती है, उसकी काट क्या है? ऐसे तो SC ST OBC हिंदू बन के उसको वोट करेंगे। मैं इस बात के लिए खतरे को मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ, आज RSS हिंदू और मुसलमान की बात फैला रही है, हर एक मामले में हिंदू मुसलमान। पटना के सीनियर एसपी ने एक बयान दिया, वो कोई बना बनाया बयान नहीं था, स्वतः था कि उसका ये कहना RSS से तुलना उससे नहीं कर रहा था, जो सिमी से वो तुलना कर रहा था, ये था कि ये लोग भी वही है, तरीका वही है और ये भी लोग वही तरह, ये नहीं कर रहा था कि RSS, हालांकि उनके कहने का दृष्टि जो हो, लेकिन वो सच्चाई है कि RSS भी उसी तरह से ट्रेनिंग देकर के कट्टर हिंदूवाद की वो ट्रेनिंग देती है और ये लोग कट्टर मुस्लिमवाद की ट्रेनिंग देती है। तो दो कट्टरवाद का लड़ाई है। तो ये लड़ाई के कारण वो जो RSS के लोग हैं, वो आज सीनियर एसपी ने एक बात कह दिया, उससे पूरा RSS और भारतीय जनता पार्टी उससे मानने वाले लोग उस सीनियर एसपी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। बिहार एक आखिरी किला है, लोग कह रहे हैं, यूपी बीजेपी फतह कर चुकी है, सोशल जस्टिस की सबसे फर्टाइल लैंड है ये। जगदेव बाबू रहे हैं यहाँ, जयप्रकाश नारायण रहे हैं, लोहिया ने बहुत काम किया है। उसके बाद आपको बता दें कि लालू यादव, शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास, SC ST OBC के पूरा, अभी नीतीश कुमार हैं,
क्या लग रहा है, ये आखिरी है, उसके बाद बिहार में बीजेपी होगी? लोगों की उम्मीद है तेजस्वी यादव जी में, और मैं इस बात को साफ जो आप कह रहे हैं मैं इसको समर्थन करता हूँ कि ये अंतिम लड़ाई है, और आरएसएस का ये अंतिम लड़ाई है। अंतिम जिला अगर ढाया जाएगा इसके बाद कहीं नहीं बचेगा। उसके बाद तमिलनाडु है जहाँ सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ा की बात कही जाती है, और उसके तरह से वो शासन भी चलाना। लेकिन जब बिहार ढाएगा तो तमिलनाडु को भी ढाने में कोई बड़ी ताकत लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव से मेरी उम्मीद है, अगर वो अपने काम के विचार तो है लेकिन काम में परिवर्तन करें, और वो अगर झोपड़ियों तक जाएं और लड़ाई उन झोपड़ियों से शुरू करें। लड़ाई राजधानी से शुरू नहीं होगी, लड़ाई उन झोपड़ियों से शुरू होगी। 74 मूवमेंट की लड़ाई राजधानी में शुरुआत हुई थी, लेकिन अंतिम में वो झोपड़ियों तक ही जाकर के लोकनायक जयप्रकाश ने लड़ाई की शुरुआत कराई थी, जिसके कारण तानाशाही शासन को हटना पड़ा था। आज अगर हम झोपड़ियों तक पहुंचेंगे तभी लड़ाई विजयी होंगे। समय कम है, अब 2 साल समय बच रहा है, तो 2 साल में आप कितनी ताकत लगा सकते हैं? जितनी ताकत, जितने अपने जो वॉलंटियर हैं सबको आप ताकत लगा दीजिए कि जाओ झोपड़ियों में, हम खुद चलेंगे। और झोपड़ियों तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक उन नौजवानों में वो ऊर्जा नहीं आएगी, वो ताकत नहीं आएगी, वो विश्वास नहीं आएगा। वो विश्वास क्या सबसे बड़ा चीज है। क्या लग रहा है, कहीं ये वजह प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन पार्टियों में परिवार, अखिलेश जी की पार्टी हो, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, लालू जी की पार्टी थी, उनका बात बहुत हद तक सही भी लगता है कि सोचिए चौधरी चरण सिंह थे या देवीलाल थे या लोहिया थे, कर्पूरी ठाकुर थे, इन लोगों ने तमाम युवाओं को मौका देते थे। आप लोग भी उसी दौर में आए। वो कहीं कमी है कि जो सड़क पर लड़ने वाले जो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा हैं उनके लिए जगह नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों में, और लोग अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि हमारे परिवार के लोग MLA MP बने। ऐसी बात नहीं है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका, वो बहस अब खत्म हो गया परिवारवाद। ये परिवार तो हर एक पार्टियों में है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या परिवारवाद से अपने भारतीय जनता पार्टी में लेकिन डिसीजन मेकिंग बड़ी, मुख्यमंत्री का सीट रिजर्व नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी बन सकता है, एकनाथ शिंदे को भी बनाया जा सकता है। डिसीजन कौन है? भारतीय जनता पार्टी है क्या? लेकिन सीट रिजर्व जैसा तो नहीं लगता है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है। रिजर्व है, बीजेपी में नहीं रिजर्व है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, कोई कभी अमित शाह, कभी गडकरी होता है, लेकिन वो क्या है, आरएसएस का जब तक दृष्टि नहीं होती है अध्यक्ष नहीं बन सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आरएसएस को क्या आप कहते हैं? वो परिवारवाद नहीं है, एक रोहित वर्ग की, वो तो जातिवाद है, एक कम्युनिटी नहीं है, जातिवाद भी नहीं है। एक जो जाति के वर्ग की बात हम लोग करते हैं, उस जाति के अंदर भी एक समूह है, छोटा समूह, जो नागपुर, हाँ, जो नागपुर के ब्राह्मण है, उन्हीं लोगों का कब्जा है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो आपके नहीं, एक बीच में चेंज है, राजा रज्जू भैया चेंज है। रज्जू भैया कितने दिनों तक रहे, और रज्जू भैया भी उसी संस्कार के जुड़े हुए लोग थे। रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह उसी संस्कार से जुड़े। उस दिन जो प्रधानमंत्री आते हैं और तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से बीजेपी के लोग हमलावर हैं कि वो देख के नहीं पढ़ पा रहे। खैर कल तेजस्वी यादव जी ने आंख भी चेक कराया, कुछ आंख में प्रॉब्लम। तो इन सब चीजों का जो आप लोग के पास टीवी है ना, अखबार है, कैसे लड़ेंगे आप? इस तरह का उपहास मिलता रहेगा, हमें इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मनुवादी लोग हैं वो उपहास करके गरीबों के जो नेतृत्व करता है, गरीबों की बात जो करता है, जो पिछड़ों की बात करता है, उनके साथ उपहास करके उनको हतोत्साहित करने का काम करेगा। और वो अपने एजेंडा में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे तेजस्वी यादव ने? पढ़ा। आप और भी नेताओं का देखिए, जब पहले से कहा गया देख के पढ़ने में क्या बुराई है? नहीं, जब पहले कहा गया कि लिखित आप भाषण दीजिए, और लिखित उन्होंने पहले मांगा गया विधानसभा से, लिखित उनको भेजा गया, उसके बाद वहां से कहा गया कि ठीक है आप पढ़िए। तो उनको लिखित पढ़ना था, उनको ऐसे बोलना नहीं था, तो लिखित जब दिया गया। अच्छा, भाषण क्या प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जो भाषण था उसको पहले से लिख के चेक करवाना था? जी, पहले से लिख करके गया था।
पहले से लिख करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं देते हैं। जब वो फ्रांस के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां के एक मीडिया हाउस को कहा था कि सवाल भेजिए पहले, फिर आपको इंटरव्यू देंगे। उस मीडिया हाउस ने जो सवाल भेजा था प्रधानमंत्री को, उस पर सहमति नहीं बनी, तो उसने उन सवालों को ही छाप दिया। तो सोचिए कि तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे थे वो पहले से चेक हो चुका था कि आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना। इस तरह की मतलब ये है कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने की भी आजादी नहीं है। नई परंपरा जो शुरू हुई है, पहले इस तरह की बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, लेकिन वो कभी, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो कभी लिख करके नहीं मांगते थे। ये नई परंपरा शुरू हुई है जो आरएसएस के द्वारा जो है, वो तानाशाही जो दृष्टि है, उस तानाशाही दृष्टि का। तो तेजस्वी जी जो पढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, आगे प्रॉब्लम था, उसके बावजूद भी वो वो समझ रहे थे कि मैं इतना बोला, रुक जाऊं, समझाऊं, लोग समझ जाएं, फिर मैं बोलूं। ये उनके पीछे दृष्टि थी। हालांकि वो अपना पढ़ सकते थे पूरा, तो ये कारण से उनको मजाक उड़ाया जा रहा, उपहास उड़ाया जा रहा। लेकिन उनको पहले भी कहा गया कि वो अनपढ़ हैं, वो गंवार हैं, कहा गया। लेकिन वही व्यक्ति जब इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट जो रिपब्लिकन है, उसमें जा करके वक्तव्य देता है, वहाँ भाषण देता है, और वहाँ बड़े लोगों के साथ 1 to 1 बात करता है, तो उस समय उसके उपहास नहीं होता है। कई लोग जाति तो वजह है इसमें, यह है। तो वहां जब यह कर सकता है, अंग्रेजी में, हिंदी में, वो जो जिस फराटेदार से तेजस्वी यादव की बोल है, जिस तरह से सोच है, उस सोच कैसे घबराहट है बीजेपी को कि कहीं ये नेता गांव तक पहुंच गया, और गांव से अगर निकल करके चला तो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। मैं यही बात कहता हूं कि हमारा नेतृत्व जो है वो गांव में जाना चाहिए, गांव में रुकना चाहिए, गांव में लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। आरएसएस के लिए इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास सोच है समाजवादियों का, लालू यादव जी की रास्ते हैं, और इस रास्तों से तेजस्वी यादव के प्रति एक विश्वास है लोगों का। लेकिन वो रास्ता, लोग कहते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ इजी रिच नहीं है, आप आसानी से मिल नहीं सकते। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लालू यादव की रिच थी वो रिच नहीं है। आप कंपेयर तेजस्वी यादव से नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एक नई पौध है, नई सोच है, नया ऊर्जा है। लालू यादव जी उस जमीन से पैदा हुए और जमीन पर ही राजनीति कर रहे हैं। आइडियोलॉजी को लेकर क्या देखते हैं आप? तेजस्वी से मिलते हैं और लालू जी है? नहीं, आइडियोलॉजी दोनों का एक ही है, भाषा बदल सकता है। लालू यादव जी भी सामाजिक न्याय की बात करते थे। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ पिछड़ा हरिजन ही नहीं, नेतृत्व निर्णय की भूमिका में पिछड़ा क्या है, उनका क्या नजरिया है? मैं तो 1-2 बार बातचीत हुई है मेरी, लेकिन उतना नहीं समझ पाया हूं मैं, खासकर रिजर्वेशन को लेकर, SC ST OBC को लेकर, जो अपरेट सोसाइटी के लोग को लेकर। क्योंकि मैंने देखा है जो किसान जातियां हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जो जातीय हिंसा होती है, उसमें SC ST OBC पर सबसे ज्यादा हिंसक रूप में वो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पावर सेंटर से, वहाँ भले यूनिटी बन गई है, SC ST OBC की माइनॉरिटी की यूनिटी है जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी है। जो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की चीजें हैं, तो उसको लेकर बहुत परखर नहीं है, नफा नुकसान सोच के राजनीति की जा रही है, और बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है। तेजस्वी यादव ये सोच है, मैंने कहा ना कि सोच है, विचार भी है, विजन भी है, लेकिन उसको कैसे कार्यान्वयन करना है, ये उनमें कमी है। लोग कह रहे हैं नीतीश जी, आप तो उनके साथ लंबा समय तक काम किए, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, आप लोग की बातचीत भी हो रही है, चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, वो कभी भी बीजेपी से हट के आपके साथ आ सकते हैं। देखिए, उनके लिए, नीतीश कुमार जी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है बीजेपी के साथ, क्योंकि उनको किसी तरह का चुनौती नहीं है। जिस वर्ग से वो आते हैं, उस वर्ग का लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं है, और उस वर्ग का लीडरशिप आरजेडी के पास बहुत है। वर्ग मतलब मैं जाति नहीं कर रहा हूँ, समूह की बात, वर्ग की बात, ओबीसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो आरजेडी में, तो उनके सामने आरजेडी में आने पे एक चुनौती भी होगा, कंपटीशन भी होगा।
बीजेपी के साथ वो आराम से रह सकते हैं, हालांकि ये उनका गलत सोच। बिहार में शेड्यूल कास्ट के बड़े बड़े नेता हुए हैं, अभी एक अकाल है। आप लोग को क्या, आपकी क्या राय है? आपको बहुत मौका नहीं दिया जा रहा है, या आपको इस्तेमाल आपको नहीं, उपयोग नहीं, इस्तेमाल सब तो अच्छा नहीं, उपयोग नहीं कर रही है पार्टी। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी जो भी शेड्यूल कास्ट के बड़े नेता हुए, नेतृत्व रहा, निर्णय की भूमिका में वो कभी नहीं रहे। रामविलास पासवान जी, हम लोग साथ काम किए हैं, साथ बहुत आंदोलन में भी रहे, लेकिन वो निर्णय की भूमिका में कभी नहीं रहे। निर्णय जब होता है समूह का, उस निर्णय में उनके निर्णय को, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उनको लाभ दे दिया जाए, लेकिन जब जमात की बात आती है, उस जमात में रामविलास जी को भी निर्णय करने की भूमिका नहीं रहे। या और भी बड़े नेता, जगजीवन राम जी बड़े नेता रहे कांग्रेस के, कभी निर्णय की भूमिका में वो रहे, कभी निर्णय करने के में रहे। नेहरू जी निर्णय देते थे, इंदिरा जी निर्णय करती थी, जगजीवन राम निर्णय नहीं करते थे। उनकी एक आध बात मान ली जाए अलग बात है, लेकिन एक समूह का जो सोच का जो होना चाहिए, सुल टाइप के लिए, तो फिर उसके लिए तो बीएसपी जैसी पार्टियां, ठीक है, मायावती जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मेरा मानना ये है, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का शोषण अगर बीजेपी में हो तो समझ में आता है, कांग्रेस में हो तो समझ में आता है, अगर ओबीसी वाली पार्टियों में भी हो रहा है तो फिर तो उनके पास अपना ही विकल्प ठीक है। अपना विकल्प तो रामविलास जी के पास भी था, लेकिन रामविलास जी के अगल बगल कौन लोग थे, कौन लोग निर्णय में भूमिका अदा करते थे? नाम नहीं लेना चाहता, मायावती उठा के देते थे। आज मायावती के अगल बगल कौन लोग हैं? मायावती जी उभरी थी काशीराम के बदौलत, काशीराम की सोच से वो निकले भी थे, लेकिन क्या हुआ, काशीराम की सोच उस पड़ाव पर करा रही है। आपके बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी वो जिम्मेदारी नहीं दे रही है आपको, आपका भरपूर उपयोग नहीं हो रहा। उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, जितनी जिम्मेदारी मुझे मिलती है उस पर निर्वाह करता हूँ, लेकिन मैंने फिर कहा कि निर्णायक भूमिका में अगर उस वर्ग को नहीं शामिल किया जाएगा तो आपको बहुत बड़े पद दे दिया जाए, बहुत बड़े पद पर आप सुशोभित हो जाए, लेकिन निर्णायक भूमिका में आप नहीं होंगे। आप लंबे समय तक विधानसभा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब आगे की क्या भूमिका, आप अपने लिए क्या तय किया? देखिए, मैं स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता हूँ। जनता दल में मैं मंत्री था और एक महत्वपूर्ण स्थान पर भी था, नीतीश जी के साथ मेरा एक 1 to 1 बहुत अच्छे थे, लेकिन जब स्वाभिमान पर चोट पहुंचा तो मैंने मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं समझा। मैं आज भी अगर वहां रहता तो आज भी एमएलए बनता, मंत्री बनता और उसी स्थान पर रहता, लेकिन मैं अपने दिल को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को गुलाम बना के रख, मैं गुलाम बन करके कहीं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। मंत्री पद को छोड़ना और छोड़ करके एमएलए से इस्तीफा देना, मैं अपने आप को बहुत पीठ नहीं ठपठपा रहा हूँ, लेकिन ये गौरवान्वित की बात, मैं अपने आप को दिल से कह रहा हूँ, मेरा स्वाभिमान की इज्जत बच गई। मैं यहाँ हूँ, स्वाभिमान की रक्षा है, ठीक है, पद प्रतिष्ठा अलग चीज है, पार्टी में सम्मान मिल रहा है आपको, सम्मान भी मिल रहा है, स्वाभिमान की भी रक्षा हो रही है। आगे क्या तय किया आपने, क्योंकि आपसे क्योंकि आप लोगों ने लंबा, मैं इस बात पर अडिग हूँ कि नेतृत्व को इस बात के लिए मैं मना लूं कि गांव तक चलिए, झोपड़ी तक चलिए, सड़क तक चलिए, और अकेला मैं हूँ इस बात को कहने के लिए, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं। जब बैठक होती है, हमारे वर्ग के लोग बात करते हैं कि नहीं नेता को यहीं से बैठ के मोटिवेट करने, मेरा ये मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक राजनेता जाएगा नहीं गांव तक, उन गरीबों तक, उन झोपड़ियों तक, उन दलितों तक, उन पिछड़ों तक। आरएसएस की काट धर्म की जो राजनीति अभी सवाब पर, इसकी काट को लेकर कोई बातचीत होती है, क्या है इसका सोल्यूशन? देखिए, हमको हमारी व्यक्तिगत अगर कहा जाए तो सोल्यूशन एक ही है, धर्म को काट आप धर्म से नहीं कर सकते। आप देख लीजिए यूपी का इतिहास, राहुल गांधी ने पूजा पाठ शुरू किया, दिखलाया, जनेऊ दिखलाते थे। अखिलेश जी ने भी गदा घुमाने लगे, वो भी परशुराम मंदिर की कल्पना करने लगे, वो भी मंदिर में जाकर के दर्शन। बीएसपी भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आ गए। नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन ये तक कह दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये कहने के बाद जो आम लोग कहते हैं, लेकिन असली और नकली होता है। असली को सब लोग पसंद करता है। तो धर्म के ठेकेदार
बन रहे थे नकली लोग, ये लोग, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो लोकतंत्र व्यवस्था में और समाजवाद में जो लोग विश्वास करते हैं, तो वो लोग भी नकली धर्म की अपना ठेकेदार जा रहे थे। तो नकली को कौन स्वीकार करेगा? क्या लौटना पड़ेगा लोगों को सोशल जस्टिस, जो 92 वाला मंडल कमीशन और आरक्षण की लड़ाई है, राष्ट्रीयकरण की लड़ाई है, एजुकेशन की लड़ाई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़ाई है। मैं तो कहता हूँ कि इसकी लड़ाई के बिना आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों की लड़ाई आप देख लीजिए ना, मंडल कमीशन जब लागू हुआ, अडवाणी जी ने उसके काट में कमंडल उठा लिया। लेकिन ये सब तो तभी कर पाएंगे ना जब डेमोक्रेसी रहेगी। अब तो तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लीजिए, चुनाव आयोग देख लीजिए, विकलित नहीं होना है। हाँ, अभी भी आपको लगता है कि सब कुछ बच जाएगा? एकदम बचेगा, अगर लेकिन नेतृत्व और लोग को अगर देखिए कहा गया है, मुझे तो लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने सरेंडर कर रखा है, उनको अपने सुख सुविधा से उनको आगे नहीं निकलना है, आगे निकल संविधान को लेकर उनको बहुत, अगर वो निकल जाए, अगर वो गांव तक पहुंच जाए, अगर वो झोपड़ियों तक पहुंच जाए, ये सारी जो शक्तियां जो है ना, जो संस्थाएं जो विचलित हो रही है, जो गुलाम बन चुकी है, ये भी खड़ी हो जाएगी। आप याद कीजिए ना, इंदिरा गांधी की शासन था, इलाहाबाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला हुआ, राजनारायण जी के पक्ष में आया, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाया, हाँ, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया था, लड़ाई चली, सारी संस्थाएं उस आंदोलन के खिलाफ थी, चाहे जरा सा जुडिशियल भी थी, मीडिया भी थी, अन्य संस्थाएं भी थी, एजुकेशन हब भी था, सारे जो संस्थाएं सब गुलाम हो गई थी इंदिरा गांधी के। लेकिन जब सड़कों पर निकले, जब गांव से निकले लोग, तो उन संस्थाओं को भी झुकना पड़ा और अपने आप को परिवर्तन करके फिर यथावत स्थिति में लाना पड़ा। तो आज फिर वो आएगा समय, लेकिन पहले इनको निकलना होगा, सबको निकलना होगा, जाना होगा उन झोपड़ियों से। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जिस तरह के जो बीजेपी की तैयारी है, जिस तरह से उसके पास संसाधन है, मीडिया है, पैसा है, वोट नहीं है उसके पास, वो नेता को अपने पाले में भी कर लेती है, चुने हुए विधायकों को भी वो उनके पास लाने की ताकत है। मैं मानता हूँ पैसा, क्या आप लोग 2025 में बिहार को बचा पाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। 77 का चुनाव, कांग्रेस के पास अपार धन संपदा थी और हम लोग 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों ने भी असेंबली का चुनाव लड़ा, पैसा जनता दे करके हम लोग को जिताया, जनता ने इतना पैसा दिया कि जीतने के बाद भी हम लोग को पैसा बच गया। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं बार बार एक ही चीज को, सड़क पर अगर सड़क पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, वो अपना काट करके 1 रुपया भी देगा, वो आपके लिए उसके 1 करोड़ रुपए के बराबर होगा। लेकिन आप अपने जीव को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि जीव पर जो राजनेता कंट्रोल कर लिया, वो राजनेता सबसे मजबूत राजनेता बनेगा। जीव पर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो राजनेता कभी भी राजनेता नहीं बनता। आप देख लीजिए आरएसएस के लोग झोपड़ी में जा रहे हैं झोला लेकर के, उनकी जीभ पर कंट्रोल है, वो खाने पीने की सुख सुविधा की। हमको कहते थे चंद्रशेखर जी, कहीं तुम जाओगे तो लोग कहेंगे कि खाने पर आ जाइए, जाओगे तो 25 तरह का पकवान खिलाएगा, कई तरह का चिकन, मटन, शाकाहारी। तुमको अगर बहुत जाने की मजबूरी है, तुम कहना कि हम सिर्फ दाल और रोटी, सूखी रोटी खाते हैं, उससे ज़्यादा हमको खाने की आदत नहीं है, तो तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। जीभ पर कंट्रोल करो, घर में आकर के कुछ भी खाओ, लेकिन बाहर में ये चीज़ हमको आज तक दिमाग में है, जीभ पर कंट्रोल करना होगा। और वो जीभ पर कंट्रोल जब हो जाएगा और जनता के बीच आप चले जाएंगे उन झोपड़ियों में, तो जनता आपको सीने हाथ में उठा करके गले लगा लेगी। चलिए, श्याम रजक जी सीनियर नेता हैं और अभी भी उनको भरोसा है। डेमोक्रेसी में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन दिल्ली में जब हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि जो बीजेपी आरएसएस की प्लानिंग है वो लंबी है, वो बंच ऑफ थॉट्स के हिसाब से, गोलवलकर के आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, भारत में जातिवाद जो है वो गांव से शहरों में आ गया है
और तमाम जो पावर सेक्टर्स हैं, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो क्या आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? SC ST OBC चपरासी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं आरक्षण से, लेकिन उसके विरोध में जो समाज है, क्या वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है? और दूसरी तरफ वही उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, जो चपरासी की नौकरी करता है या चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है, वो चाहता है कि इस देश में जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो जातिवाद खत्म हुआ है, जो सबको इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता का अधिकार है, वो उसको रास नहीं आ रहा है। इसलिए लंबी लड़ाई हुई है और श्याम रजक उसी में से एक शख्सियत हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ी है, राजनीति में इनका एक मकाम है और आज भी इनकी आंखों में वो दर्द झलकता है कि काश इस देश में संविधान लागू हो पाता। मैं एक बात तो तय मान रहा हूं कि इस देश में ST हो, शेड्यूल ट्राइब हो या OBC हो या माइनॉरिटी हो, सबका शोषण हो रहा है, लेकिन शोषण के खिलाफ शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा लड़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ सबसे ज़्यादा तकलीफें हुई हैं। जब तक इसमें OBC कम्युनिटी की लीडरशिप, OBC कम्युनिटी नहीं जुड़ता है, जिसको धर्म का हथियार बनाया गया है, जो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है क्योंकि उसका एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, शैक्षिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, तब तक शायद संविधान लागू होना संभव नहीं लगता है। पूरी लड़ाई है इस देश के संविधान को बचाया जाए, संविधान को लागू किया जाए। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और श्याम रजक जैसे हज़ारों नेताओं की ज़रूरत है। अगर आप युवा हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं या ज़्यादा हैं, उससे आसपास हैं और आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये भी आप हमें प्रतिक्रिया में लिख के बता सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।